कहानी की शुरुआत समुद्र पर चल रही एक बड़ी शिप से होती है, जिस पर सोफिया नाम की लड़की, जो कि एक रिसर्जन है, और वो अपनी टीम के साथ प्रशांत महासागर के अंदर जमे कचरे और गंदगी के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी वहां उसके दो साथी घबराते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें समुद्र के नीचे से एक सिग्नल मिला है। इतना सुनते ही वे लोग समुद्र के अंदर जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनमें से सोफिया और जेड नाम की लड़की शिप पर ही रुक जाते हैं और बाकी लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं। इधर सोफिया उन्हें मॉनिटर की मदद से देख रही थी। इसके बाद जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक ब्लूवेल का बच्चा एक जाल में फंसने की वजह से वहीं मर चुका था। लेकिन हैरान की बात यह थी कि उस बच्चे का आधा शरीर गायब था। जब उन्होंने उस बेल के पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि उस बेल के शरीर पर किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर के दांतों के निशान थे। तभी इधर सोफिया को पता चलता है कि वो सिग्नल लिलित नाम की एक सार्क पर लगे ट्रेकर से आ रहा है, जो कि वो सार्क सोफिया की टीम के पास ही आ रही थी। और देखते ही देखते क्रिश के पास बहुत सारी सार्क आकर घूमने लगती है, जिन्हें देखकर तो क्रिश की समुद्र में ही पेंट गीली हो जाती है। पर तभी उनके पास से वही खतरनाक सार्क निकल कर जाती है, तो सब लोग इतनी बड़ी सार्क देखकर सन रह जाते हैं। तभी क्रिश ने सोफिया से पूछा, क्या ये वही सार्क है? लेकिन सोफिया ने हैरानी से कहा, यहाँ तो लिलित को होना चाहिए था, और अभी 3 महीने पहले ही वो बस 2.5 मीटर की थी। पर तभी क्रिश की नजर उस सार्क पर लगे ट्रेकर पर पड़ती है, तो वो सब समझ गए कि ये सार्क लिलित ही है, जो कि लगभग 10 मीटर लंबी हो चुकी थी। तब लिलित का साइज देखकर क्रिश ने सोचा कि अब उसे तुरंत वापस शिप पर चला जाना चाहिए। लेकिन इधर सोफिया क्रिश से लिलित का सैंपल लेने को कहने लगती है, क्योंकि उसे जानना था कि लिलित इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई। इसके बाद जब क्रिश ने उसका सैंपल लेने के लिए उसके शरीर में इंजेक्शन लगाया तो लिलित दर्द की वजह से वहां से भाग जाती है। पर उन्हें जितना सैंपल मिलना था उतना मिल चुका था, इसलिए क्रिश और उनकी टीम समुद्र से बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी लिलित वहां वापस आती है और उन पर हमला कर देती है, और देखते ही देखते उसने सब लोगों को एक एक कर खा लिया। इधर सोफिया ये सब देखकर उन्हें बचाने के लिए फौरन पानी में कूद जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब वो पानी में जाती है तो उसे वहां क्रिश का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। ये देखकर सोफिया अंदर से पूरी टूट जाती है और तुरंत लिलित से बचने के लिए अपनी शिप पर जाने लगती है। लेकिन सोफिया पानी से बाहर आ पाती इससे पहले ही लिलित उसके सामने आ जाती है और सोफिया पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती है। सोफिया लिलित के हमले से तो खुद को बचा लेती है, पर वो एक जाल में फंसकर लिलित के साथ साथ तेजी से समुद्र की गहराई में जाने लगती है, जहाँ पानी के प्रेशर की वजह से उसके कानों से खुदा है। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके खुद को उस जाल से आजाद कर लिया और पानी से बाहर आने में कामयाब हो गई। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम अब 3 साल आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ पेरिस की सेन नदी के अंदर 2 लड़के कुछ ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि इस नदी से उन्हें कुछ न कुछ कीमती सामान जरूर मिलेगा। लेकिन तभी उनके जाल में कुछ भारी चीज फंस जाती है। ये देखकर उन दोनों ने जाल जल्दी से बाहर निकालना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने उस सामान को देखा तो पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस नदी के अंदर से एक मिसाइल मिली थी। ये देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और बिना वक्त गंवाए वो दोनों पुलिस को बुला लेते हैं, जिसके बाद पुलिस वहाँ आकर उस नदी की छानबीन करना शुरू कर देती है। और तभी वहाँ आदिल नाम के एक ऑफिसर ने रिपोर्टर से कहा, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इस नदी से कई मिसाइल और बहुत सारे बॉम्ब मिल चुके हैं। इस पर रिपोर्टर ने पूछा, इतने सारे बॉम्ब पेरिस की इस नदी में कैसे आए? तो आदिल ने कहा, ये बॉम्ब बोल चुके हैं जो पानी में बहते हुए इस नदी तक आ गए, पर उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉम्ब और मिसाइल सब खराब हो चुके हैं। इसके बाद हम अब सोफिया को देखते हैं, जिसने सार्क पर रिसर्च करना छोड़ दिया था, और अब वो बच्चों को समुद्र जीवों के जीवन के बारे में जानकारी देती है। सोफिया समुद्र के जीवों के बारे में जानकारी दे ही रही थी कि तभी एक शरारती बच्चे ने उसे ताना मार दिया। यही सब करते करते आपकी पूरी टीम खत्म हो गई थी, और फिर भी आप हमें ज्ञान दे रही हैं। ये सुनकर सोफिया को काफी बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ मिका नाम की एक लड़की आकर उसे रोक लेती है, पर सोफिया उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी मिका ने मिकन सेबन का नाम लिया, और इस नाम को सुनकर सोफिया पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसी ट्रेकर का नाम था जो उन्होंने लिलित पर लगाया था। इसके बाद मिका सोफिया को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले जाती है, जहाँ वो सार्क्स पर रिसर्च किया करती थी। इसके बाद मिका ने बताया कि सोफिया इन लोगों की रोल मॉडल है और उसी की रिसर्च से वो इतना कुछ कर पाए हैं। इसके बाद बिल ने उसे लिलित की लोकेशन बताई, जो कि अब सेन नदी में आ चुकी थी। लेकिन सोफिया को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से लिलित फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। इस पर मिका उससे कहती है कि शायद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लिलित यहाँ तक आ गई होगी और हमें उस पर समुद्र के गहरे पानी में वापस भेजना होगा, नहीं तो सेन नदी के फ्रेश वाटर में इसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन मिका ने कहा कि सोफिया को इस काम में उसका साथ देना पड़ेगा, पर सोफिया उसका साथ देने से मना कर देती है और वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। इसके बाद वो घर आने पर अपने लैपटॉप में उन आखिरी वीडियो को देखने लगती है जब उसकी टीम पर लिलित ने हमला किया था, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही उसने अपने लैपटॉप पर लिलित की लोकेशन देखी तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि लिलित सच में सेन नदी में आ चुकी थी और अब लिलित पेरिस के लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। इसलिए सोफिया लिलित को पकड़ने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ मिका और बिल लिलित की लोकेशन को ट्रैक करते हुए सेन नदी में पहुंच जाते हैं, जहां जब मिका ने पानी के अंदर छलांग लगाई तो उसे अंदर हाल ही में क्रैश हुई एक कार मिलती है, जिस पर बहुत बड़े जानवर के
दांतों के निशान बने हुए थे। तभी ऊपर बिल ने देखा कि वहाँ पुलिस आ गई थी। ये देखकर वो फौरन मिका की रस्सी खींचना शुरू कर देती है, लेकिन मिका ने उस रस्सी को काट दिया था। पर पुलिस के डर से बिल बोट लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इधर जब मिका पानी से बाहर आती है तो वो पुलिस के हाथ लग जाती है। अब पुलिस मिका से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इसी बीच सोफिया लिलित को ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां से पुलिस मिका को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी। तब आदिल बोट को लेकर एल्जल नाम की एक जगह जाता है जहां उसका दोस्त एडबिड उसका इंतजार कर रहा था और आदिल उसे कुछ सामान देकर सीधा पुलिस स्टेशन निकल जाता है। जबकि इधर सोफिया उस जगह पहुंचती है तो उसे वहां कोई भी नहीं मिलता, लेकिन एडबिड का कुत्ता उस पानी को देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। सोफिया को यह देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि यहाँ कुछ गलत हुआ हो, पर वो इसे इग्नोर करके अपने घर निकल जाती है। अब अगली सुबह आदिल मिका से पूछता है, तुम उस नदी के अंदर क्या कर रही थी? इस पर मिका ने बताया कि सेन नदी में एक सार्क घूम रही है, पर आदिल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब सोफिया लिलित को ट्रैक कर रही थी तभी अचानक से उसे आदिल की कॉल आती है और जब आदिल उससे मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि आदिल को कॉल करने के लिए मिका ने कहा था। तभी आदिल ने नदी में मिली एडबिड की बॉडी को देखा जिसका आधा शरीर गायब था। ये देखकर वो सोफिया से पूछता है, क्या इस पर सार्क ने हमला किया है? फिर सोफिया ने उसे कुछ देर देखने के बाद कंफर्म किया कि इस पर हमला लिलित ने ही किया है। इसके बाद हम आदिल के ऑफिस को देखते हैं जहां आदिल ने मिका और सोफिया को पुलिस चीफ से मिलवाया। वहां मिका ने उन्हें बताया कि सेन नदी में एक जानलेवा सार्क घूम रही है, लेकिन बाकी लोगों की तरह पुलिस चीफ को भी उन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। उसे लगता है कि एडबिड की मौत बोट की ब्लेड में फंसने से हुई है। साथ ही उसने आदिल से उस सार्क का प्रूफ लाने को कहा। इसके बाद आदिल चीफ के ऑर्डर पर अपनी एक टीम बनाकर सेन नदी में सार्क को कंफर्म करने के लिए जाने लगता है। इसी बीच आदिल सोफिया को भी अपने साथ ले जाने को कहता है क्योंकि उसके पास लिलित की लोकेशन थी। इसके बाद वो सब लिलित की लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं मिका भी उनका पीछा कर रही थी। अब लोकेशन पर पहुंचने के बाद आदिल अपने साथियों को नीचे नदी में भेज देता है। इधर सोफिया और आदिल उन्हें ऊपर से गाइड करने लगते हैं। इधर मिका भी वहीं पहुंच जाती है, पर मिका सोचती है कि ये लोगों की जान बचाने के लिए उस सार्क को पकड़कर मार देंगे, इसलिए उसने तुरंत अपनी दोस्त बिल को कॉल किया और जल्दी से सार्क पर लगा ट्रैकर डिस्कनेक्ट करने को कहा। इस पर बिल का कहना था कि अगर उन्होंने ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसे दोबारा कनेक्ट करना नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी मिका के बार बार कहने पर बिल ने उस ट्रैकर को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब पुलिस उस लोकेशन को देख रही थी तो अचानक से उस सार्क की लोकेशन आना बंद हो गई और सोफिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोकेशन दिखना बंद क्यों हो गई। लेकिन तभी पानी के नीचे उन्हें बहुत बड़े जानवर के आने का एहसास होने लगता है। ये देखकर आदिल तुरंत अपनी टीम को रस्सी की मदद से ऊपर खींचना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से लिलित के हमले से पहले ही वे लोग ऊपर बोट पर आ जाते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि पानी में कुछ बड़ा जीव जरूर है। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने आदिल से सोनार डिवाइस चेक करने को कहा और आदिल ने सोनार को चेक किया तो वो पूरी तरह से सन्न रह जाता है क्योंकि सोनार में देखने से पता चला कि पानी के अंदर लगभग 20 मीटर लंबी एक सार्क घूम रही थी। तभी आदिल को सोफिया पर शक होने लगता है कि उसने ही लोकेशन को बंद किया होगा, इसलिए वो सोफिया को धक्का देकर भगा देता है। अब इसके बाद सोफिया गुस्से में मिका के ऑफिस जाती है और उस ट्रैकर को बंद करने के लिए उस पर बहुत चिल्लाने लगती है। इस पर मिका उससे कहती है, तुम तो उस सार्क को मारना चाहती हो। पर सोफिया ने कहा, वो सार्क किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानती क्योंकि 3 साल पहले मैंने भी कोशिश की थी और उस वक्त क्या हुआ था ये तुम्हें अच्छे से पता है। इस पर मिका कहती है कि इसमें भी आपकी गलती थी क्योंकि आपको उस सार्क के पास नहीं जाना चाहिए था। और ये सुनकर सोफिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद मिका लिलित को बचाने के लिए एक प्लान बनाने लगती है, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें वो अपने ही समाज के लोगों से लिलित को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और अगर उन्होंने मिका की मदद नहीं की तो पुलिस लिलित को मार देगी। उस काम के लिए उसने सबको एक जगह आने को कहा और वो इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देती है। दूसरी तरफ आदिल चीफ को समझाता है कि हमें उस नदी को पब्लिक के लिए बंद करना होगा। इस पर चीफ आदिल से कहती है कि 1 हफ्ते बाद यहाँ त्रियत नाम का एक इवेंट होने वाला है, इसके लिए शहर तैयार नहीं हो पाएगा, पर फिर भी हम कल उनसे बात करने के लिए चलेंगे। इसके बाद आदिल अपने घर आकर सोशल मीडिया पर सोफिया की वीडियो देखने लगता है। उन वीडियो से उसे सोफिया की टीम और उसके हस्बैंड के साथ हुए उस हादसे के बारे में पता चला और ये देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए अगले दिन आदिल सोफिया के ऑफिस जाकर उससे माफी मांगता है और उसने सोफिया को मेयर के साथ होने वाली मीटिंग में साथ चलने को कहा। इस पर सोफिया भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो सब मेयर के ऑफिस चले जाते हैं जहाँ पुलिस चीफ ने मेयर को बताया कि सेन नदी में एक बहुत खतरनाक सार्क घूम रही है, लेकिन मेयर उसकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए कहती है कुछ ही दिनों बाद यहाँ ड्यूथलोन की चैंपियनशिप होगी और दुनिया भर से रिपोर्टर इस इवेंट को कवर करने के लिए आएंगे। इसमें हजारों लोग हिस्सा लेने वाले हैं, इसलिए मैं इस इवेंट को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी क्योंकि इस इवेंट का बजट। इसके बाद वो उन सबसे इवेंट से पहले उस सार्क को किसी भी कीमत पर सेन नदी से निकालने को कहती है। इसलिए आदिल सोफिया से उसका प्लान पूछता है। इस पर सोफिया ने उन्हें बताया, हम सार्क को ट्रैप करने के बाद उसे बेहोश करके यहाँ से निकालकर समुद्र में छोड़ आएंगे। ये सुनकर सब लोग जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी बीच बिल वहाँ आ पहुँचती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने सबको बताया कि मिका पागल हो चुकी है। वो दूसरे समाज सेवियों के साथ मिलकर लिलित को सोनार की मदद से समुद्र में भेजना चाहती है।
साथ ही कहती है कि उसने दोबारा से उस ट्रैकर को एक्टिवेट करवा लिया है, जिससे उन्हें सार्क की सही लोकेशन का पता चल चुका है और वो सब लोग आज ही उस जगह पर जमा होने वाले हैं। उस जगह का नाम केटाकोन था, जो पेरिस का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो पेरिस के बनने से पहले बनाया गया था। अब आदिल ने बिल को वापस जाने के लिए कहा। उसने वादा किया कि वो लोग उसकी मदद के लिए वहाँ जरूर आएंगे। अब इसके बाद वे सब लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर उन्हें अपनी बोट रोकनी पड़ती है क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए वो पैदल चलकर ही जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मिका बाकी समाज सेवियों के साथ पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। इसी दौरान वो पानी में सोनार लेकर उतर जाती है। उसे यकीन था कि सोनार की मदद से लिलित समुद्र में वापस चली जाएगी। तभी वहाँ आदिल आकर सब लोगों को पानी से निकलने के लिए कहने लगता है, जबकि मिका अभी तक पानी में ही थी। तभी वहाँ लिलित आ जाती है, जो कि अब पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग डरने लगते हैं। इसी बीच लिलित का एक छोटा बच्चा मिका के पास आ जाता है, प्यार से छूने लगती है, लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि लिलित इससे डर जाएगी। पर मिका ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए लिलित गुस्से में पानी के नीचे चली जाती है। ये देखकर आदिल फौरन मिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर इससे पहले कि आदिल मिका को बचा पाता, उससे पहले ही लिलित ने मिका पर हमला कर दिया और उसे वहीं पर खा जाती है। ये डरावना मंजर देखकर लोग घबराते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे करके कुछ लोगों को तो बचा लेते हैं, पर बाकी लोगों के साथ साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी सार्क का शिकार बन जाते हैं और इसी बीच बिल को भी एक सार्क खा जाती है। इतने लोग मरते देख आदिल गुस्से में सार्क पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे सार्क वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जो बाकी लोग बचे हुए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करवाया जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों को मरता देख सोफिया सदमे में चली गई थी। तब आदिल उसके पास आकर उसे समझाता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि तुम तो उनकी मदद करना चाहती थी। इसके बाद वहाँ एक ऑफिसर आकर आदिल को कुछ बताती है, जिसे सुनकर वे सब लोग वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ उन्हें सार्क का एक छोटा बच्चा मिलता है, जो कि आदिल की फायरिंग की वजह से मर चुका था। इसके बाद वो उस सार्क को उठाकर लैब में ले आते हैं, जहाँ सोफिया उस सार्क पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि सार्क ने फ्रेश वाटर में रहने के लिए खुद को काबिल बना लिया है। अब सोफिया जब उस सार्क का पेट काटती है तो उसमें से कई छोटे छोटे सार्क के बच्चे बाहर निकल आते हैं। ये देखकर सोफिया पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि ये सार्क सिर्फ 2 महीने की है, यानी बहुत छोटी है। इसके बाद थोड़ा और रिसर्च करने के बाद सोफिया को पता चलता है कि सार्क अर्थोनोजेनोसिक तरीके से बच्चे पैदा कर रही है, जिसमें प्रोड्यूस करने के लिए मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। सोफिया आदिल को बताती है कि लिलित सार्क की बिल्कुल एक नई नस्ल बन गई है और वो तेजी से अपनी तादाद बढ़ा रही है। अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो वो एक दिन हम सबको मिटा देगी। ये सुनकर आदिल पूरी तरह से सन्न रह जाता है। अब अगली सुबह सोफिया और आदिल ये सब जाकर मेयर प्रेसिडेंट को बताते हैं और जल्दी से इस इवेंट को कैंसिल करवाने को कहते हैं, लेकिन मेयर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। वो उल्टा लोगों की मौत का जिम्मेदार सोफिया को बताने लगती है। ये सुनकर सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेयर पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर मेयर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत सोफिया को अपने ऑफिस से निकाल देती है। इसके बाद मेयर आदिल से कहती है, सारा मामला आर्मी संभालेगी, इसलिए तुम्हें कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका और आदिल एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद आदिल अपनी टीम से मदद मांगता है। हमें अपने शहर को बचाने के लिए सभी सार्कों को खत्म करना होगा। इस पर उसकी टीम उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उस इवेंट के शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। फिर पूरी टीम को सोफिया और आदिल अपना प्लान समझाते हैं। उनका प्लान ये था कि वे लोग केटाकोन पर बम लगाकर उसे उड़ा देंगे, जिससे वहाँ मौजूद सारी सार्क खत्म हो जाएंगी। अब आदिल अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। उनमें से एक टीम बम लेकर अंदर जाएगी और दूसरी टीम बोट पर उनका इंतजार करेगी, क्योंकि उन बम के एक्टिवेट होने के बाद उनके पास सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम रहेगा। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ वे सब लोग इस मिशन पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इवेंट भी कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। तभी वहाँ मेयर आकर सभी लोगों को हौसला देने लगती है। इसके बाद मेयर के कहने पर सभी लोग पानी में कूदना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आदिल और उसकी टीम केटाकोन पहुंच चुके थे, जहां लिलित ने अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया हुआ था। सार्क से बचने के लिए सोफिया के पास एक मशीन होती है, जिससे सार्क उनके पास नहीं आती है। तभी सोफिया को वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है, क्योंकि लिलित वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी वे लोग 2 जगह बम लगा देते हैं। वे लोग बम लगाकर यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से सार्क वहाँ आकर एक ऑफिसर को खा जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी सार्क भी उसे खाना शुरू कर देती हैं। ये देखकर सब टीम मेंबर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद उन सार्क को देखने के लिए जब आदिल ने फ्लेयर जलाई तो वो लोग उनकी तादाद देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सार्क की तादाद हजारों में थी। पर दिक्कत ये थी कि सार्क ने जिस ऑफिसर पर हमला किया था, बम का ट्रिगर डिवाइस उसी के पास था। तभी उनमें से एक ऑफिसर उस डिवाइस को उठाने के लिए आगे भागता है। वो उसे उठाकर तुरंत बटन दबाकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी सार्क उस पर हमला कर उसे वहीं पर खा जाती है। अब कुछ ही सेकंड में बम ब्लास्ट होने वाला था। ये देखकर सोफिया आदिल को पकड़कर बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद बम बहुत तेज ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में आदिल बहुत घायल हो जाता है और जैसे तैसे करके सोफिया आदिल को लेकर पानी से बाहर आ जाती है। इसके बाद सोफिया उड़कर खुद वापस पानी में जाती है कि वहाँ कोई जिंदा बचा है या नहीं।
नहीं। मगर सोफिया जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखकर वो पूरी तरह से सन्न रह जाती है, क्योंकि लिलित उस जगह को चीरते हुए बाहर उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है। और लिलित अपने बच्चों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए लिलित गुस्से में सोफिया की टीम पर तेजी से हमला कर देती है। इधर सोफिया अपने लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक वो सार्क सोफिया के 2 टीम मेंबर को खा चुकी थी। पर सोफिया जैसे तैसे करके अपनी और आदिल की जान बचा लेती है। इसके बाद सार्क सेफ्टी नेट को तोड़ते हुए स्विमर्स की ओर बढ़ने लगती है और उस सार्क ने एक एक करके सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सब लोग डर कर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वे लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी वो सार्क पानी से ऊपर उछलकर एक स्विमर को खा जाती है और खून से नदी का पूरा पानी लाल हो जाता है। ये डरावना माहौल देखकर सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वहाँ तुरंत आर्मी कमांडर पहुँचते हैं और उस सार्क पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देखकर आदिल उन्हें फायरिंग करने से मना करता है, क्योंकि उस नदी में वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल अभी भी एक्टिव थे। लेकिन आर्मी कमांडर उनकी बात नहीं सुनते और लगातार लिलित पर फायरिंग करते रहते हैं, जिससे लिलित वहां से भाग जाती है। पर इसी बीच गोली लगने से एक मिसाइल ऊपर उठ जाती है और एक मिसाइल नीचे टकराने से एक्टिव हो जाती है और वो वहीं पर तेजी से फट जाती है, जिससे वहां मौजूद लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और इस ब्लास्ट की वजह से बाकी मिसाइल और बम भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इन धमाकों की वजह से शहर में सुनामी आ जाती है और सब लोग इसकी चपेट में आकर मरना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरा पेरिस शहर पानी में डूब जाता है। अब सुनामी शांत होने के बाद सोफिया को आदिल बहुत बुरी हालत में मिलता है, तो वो उसे अपने साथ लेकर बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है, जहां आदिल को अब होश भी आ चुका था। इसी बीच वे देखते हैं कि उनके आसपास हजारों सार्क घूम रही हैं और वहीं उन्हें लिलित भी दिखाई देती है, जिसे देखकर आदिल और सोफिया समझ जाते हैं कि उसने और भी कई जगहों को अपना ब्रीडिंग प्लेस बनाया था। और अब क्योंकि पूरा पेरिस शहर पानी में डूबा हुआ था और पानी में बहुत सारी सार्क घूम रही थीं, पूरे शहर में अब सार्क का ही कब्जा हो चुका था। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।